नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद उसके खौफ की कहानियां एक एक कर सामने आ रही हैं। मैं आज अतीक अहमद के धमकी भरे कुछ व्हाट्सएप चैट्स, ऑडियो क्लिप्स और कुछ लोगों की आप बीती आपको दिखाने वाली हूं। लेकिन असद एनकाउंटर और अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सामने आया है जिसमें अपराध मुक्त यूपी का साफ संदेश है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की पहचान संकट में थी, वो आज खुद संकट में है। सवाल पब्लिक का है कि क्या अपराध के खिलाफ योगी की ये जिद ही उत्तर प्रदेश को अतीक अहमद जैसों के काले दौर से आजाद कर रही है? उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला कैसा था, इसे सिर्फ ऐसे समझिए कि कभी जुर्म पर चुनावी नारे तक उछलते थे। 1980 के दशक में अर्थशास्त्रियों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों में डाला। इसकी बड़ी वजह माफिया के वर्चस्व वाले उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल नहीं था। क्या अब वाकई यूपी में अपराध पर जीरो टॉलरेंस हो गया है? योगी आदित्यनाथ ने आज दावा भी किया है कि बीते 6 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या उत्तर प्रदेश में माफिया और दंगाइयों के दिन लद गए? क्या योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उनके समर्थक महाराज जी भी कहते हैं, उनके आगे नहीं टिकेंगे माफिया? यही है आज सवाल पब्लिक का। के लोकसभा चुनाव के पहले 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, आप सबको याद होगा। तमाम चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जनता प्रदेश के हालात से तंग आ चुकी थी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई तो एक बड़ी चुनौती ये आई कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और दंगा मुक्त बनाना है। योगी आदित्यनाथ 2017 में सरकार संभालने के बाद से ही अपराध के खिलाफ कड़े तेवर अपनाते भी दिखे हैं। अतीक मामले को लेकर हो रहे राजनीतिक हंगामे के बावजूद आज योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि माफिया संकट में आ गया है। सुनिए आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता है। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमक सकता। योगी आदित्यनाथ ने माफिया के लिए जो कहा वो 16 आने सच बात है। अतीक अहमद के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं और अगर आप इन्हें देखें तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इन्हीं में से एक व्हाट्सएप चैट में अतीक लखनऊ के मोहम्मद मुस्लिम बिल्डर को धमका रहा था। साबरमती जेल में बैठकर भेजे गए इस व्हाट्सएप चैट में अतीक अहमद ने लिखा था, लड़के हमारे ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे, जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा। इस चैट पर वो लिखता है, आखिरी बार कह रहा हूं, पैसे तुरंत दे दे, कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो। असद और मोहम्मद मुस्लिम के बीच 9 जनवरी की एक चैट सामने आई है और असद, जिसे 18 साल का बच्चा बताया जा रहा है अतीक अहमद का, और इस
चैट में असद भी पैसे मांगने की बात कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, जिसमें से 80 लाख रुपए मोहम्मद मुस्लिम ने दे दिए। मैं अब आपको अतीक अहमद का एक ऑडियो सुनाने जा रही हूं, जिसमें वो एक व्यक्ति को धमकी देता है और यही आपको ऑडियो से पता चलेगा। सुनिए। अतीक बोल रहे हैं। कहाँ हो तुम? घर पे है। अच्छा, खुद्दूस का जो तुम परेशान किए रहा तो और सब अशरफ के साले बने रहा, तो विधायक जी के साले बन गए हो और तुम खुद्दूस में चलना का सही आने हरवाने बहुत पिटवा में हो जाओ बेचत ना फूल को मुंह देखा ना कोनो को मुंह देखा। अरे साहब भाई कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे, कहाँ बात है? हमारे सामने बात करके बताओ कहाँ हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने तुमको चौधरी है, तुम्हारे सामने बात तो हो जाओ होश पा। तुम्हारा शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी, हाँ सारा तुम करते रहते हो। दोनों हाथ में लटू रहा तो हम खुलवा के मुंह देकर तुम बात शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हम हरवाए गिरवावे दूंगा। सब इज्जत सब लोगों को किधर खावे ना दे भाई हम यार तुम बचने में आप मरिए नहीं लोग बुलवाए बुलवा दे भाई। ये तुम हो के ना आप खुद दूध के मामले में तुम्हारे कोई सुनी ना। किस तरह से धमकी दी जा रही थी आपने सुना। अतीक के खौफ की कहानियां कई हैं। आरोपों के मुताबिक मुलायम सरकार के दौरान अतीक अहमद ने नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन के घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ गुंडागर्दी की थी। इस मामले में आईएएस लॉबी तक नाराज हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ था। आरोपों के मुताबिक अतीक अहमद जब साबरमती जेल में बंद था, उस दौरान उसने खुलताबाद इलाके में दुकान और मकान जबरन अपने नाम करवा लिया था। प्रॉपर्टी की लीगल सेल दिखाने के लिए 5-5 लाख रुपए के 3 चेक दिए गए थे। बाद में 13 लाख रुपए वसूल कर लिए कैश में। आरोपों के मुताबिक अतीक अहमद ने प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में खाली मकान के ताले तोड़कर कब्जा किया। ये मामला 2007 का है। इस मामले में 2021 में कोर्ट का समन आया। अब तक सिर्फ 3 बार गवाहियां हुई हैं। आरोपों के मुताबिक 2015 में अतीक ने लखनऊ में पीजीआई के पास जमीन पर निगाह डाली। इस मामले में पीड़ित की मदद करने वाले एसएसपी को ही अतीक ने फोन करवा के कह दिया कि ये सही नहीं किया तुमने। करीब 10 साल पहले अतीक ने अशरफ नाम के अपने ही एक रिश्तेदार का हाथ पैर तोड़ा था। आरोपों के मुताबिक उस व्यक्ति ने अतीक का काम सुनने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके साथ इस तरह का सलूक हुआ। अतीक से पीड़ित लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। इन्हीं में से एक अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनके साथ क्या हुआ। 5 करोड़ रंगदारी मांगी गई और इनके घर पर इनको डराने के लिए 25 शूटर्स भी भेजे गए। जीशान, क्या ये सच है कि आपसे 5 करोड़ मांगे अतीक अहमद ने? ये कब मांगे? और आप तो रिश्तेदार अगर है तो फिर भी क्यों डराया धमकाया, क्यों? नहीं, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि उनकी जिंदगी में कोई रिश्तेदारी और नातेदारी इसका कोई महत्व नहीं था। उनकी जिंदगी में रिश्तेदारी नातेदारी का बस एक महत्व था, रंगदारी। उनका एक बिजनेस रंगदारी। अगर उनको पैसे पहुंचा दो, पैसे दे दो, तो आप उनके रिश्तेदार भी हो, उनके सगे भाई से बढ़ के हो, उनके भांजे भतीजे सब हो। लेकिन आपने अगर उनके साथ काम करने से मना किया तो आप उनकी दुश्मनी आपको झेलनी पड़ेगी। फिर वो जैसे हमसे मिलने वाले लोग रहेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, उनको घेरेंगे, रिश्तेदारों को टॉर्चर करेंगे कि जीशान से नहीं मिलना और भाई की बात नहीं माना है। जैसे अपने 20-25 गुर्गों को ये हमारे पीछे आज 10-15 साल कह रहा हूँ, सॉरी 4-5 साल से लगा दिया था, जिसमें मेन इनका गुर्गा था आसाद कालिया। ये अतीक अहमद एक टीम बना देते थे कि एक टीम बन गई, अब इसी टीम को काम करना है, वसूली करना है, पैसे जमीन कब्जा करना है और भी मार पीट सब करवाना। तो एक टीम खड़ी कर देता था। वक्त के साथ टीम बदलती थी। तो इस समय जो सबसे एक्टिव टीम थी इसकी वो आसाद कालिया की। जैसे आज आपके माध्यम से बता दूं, जो आज एक चैट वायरल हुआ है मोहम्मद मुस्लिम का, तो उसमें देखिए आसाद कालिया का उसमें भी जिक्र है
कि आसाद कालिया ने जो पैसे तुमको दिए थे वो पैसे मुझे दे दो, इलेक्शन में मुझे काम है। तो मैं 3-4 साल से 3-4 क्या मांगे 2016-17 से रहना माहौल हो गया था हम लोग का घर में। हम लोग निकलते तो कहीं आसाद कालिया 10 लोगों के साथ आके गाड़ियां अटैक करता, पीछे से हॉर्न बजाता, रात में सो रहे हैं छत पे ईंटें चलवा देता। बस किसी तरीके से कि मैं जाके अतीक अहमद से मिल लूं, उनके साथ काम करने लगूं और उनको पैसे पहुंचाने लगूं। जब मैंने ये सब चीजें नहीं की तो 2021 31 दिसंबर को मैं जहां पे बैठा हूं, ये मेरा सब कुछ इन लोगों ने तोड़ दिया। पहले तो 3 गाड़ी से आए, जिसमें अतीक अहमद का बेटा अली अतीक था, आसाद कालिया था, 25 गुर्गे थे। जब यहाँ पे आए इन लोगों ने हमको घेर लिया, घेर के सब पिस्टल राइफल कट्टे लगा दिए। तो फिर अली अतीक ने कहा कि लो अब्बा से बात करो। तो वहाँ तो ऐसी कंडीशन थी कि बात तो करना ही पड़ता। तो मैंने बातें शुरू करी, मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुमको कितनी बार कहा है कि ये ज़मीन या शाइस्ता परवीन मेरी बीबी के नाम लिख दो और या तो 5 करोड़ रुपए आसाद कालिया और अली के हाथ से पहुंचा दो। तो जब मैंने काफ़ी देर कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर स्पीकर ऑन था, वो कहता है कि अली ऐसा है कि ये साले नहीं मानेंगे, इनको मार के ख़त्म करो। तो तबा तोड़ मारा हम लोगों को, जिसकी बहुत सारी वीडियो वायरल है, और फिर गोलियां चलने लगी। जब मुझे लगा कि मुझे मार ही डालेंगे, मेरे परिवार वालों को बहुत चोट आई। आज भी मेरा एक कज़न है जो एक तरफ से खाना खाता, उसका जबड़ा टूटा हुआ है। जब मैं यहाँ से भागा तो मेरे ऊपर सीधे सीधा लोग गोली चलाए मारने के लिए। मैं जान बचा के यहाँ से भाग गया। जब मैं वहाँ जाता हूँ, पुलिस में शिकायत करता हूँ तो पुलिस फोर्स मेरे साथ आती है। जी गोली भी चलाई, बम भी चलाए। उस समय यहाँ का माहौल ऐसा था, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जैसे हम अपने हिंदुस्तान में नहीं, हम तालिबान में आ चुके हैं। एकदम अलग माहौल था। पूरा एरिया, बहुत भीड़ लग गई थी, पूरा इकट्ठा हो गया था। तो जब मैं पुलिस फोर्स लेके आता हूँ, मैं शिकायत करके सर मेरे घर पे हमला हुआ है और जल्दी मेरी मदद करिए, नहीं मेरे घर वालों को मार डालेंगे। तो पुलिस आती है मेरे साथ। तो पुलिस प्रशासन अपनी आंखों से देखता है वो चीज, गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, मारपीट की आवाज आ रही है। वो सब मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद जब उन लोगों ने देखा कि पुलिस प्रशासन आ रहा है तो ये लोग भागने लगे। बहुत बड़ा मैदान, इधर उधर भागने लगे। तो पुलिस तेजी करती है, मौके से 2 लोगों को पकड़ती है, सैब माया जो अली का खास गुर्गा था और फहद को। और उसके साथ साथ ये इतना ही नहीं किया इन लोगों ने, उसके साथ साथ ये लोग 2 मशीन लाए हुए थे, जेसीबी मशीन। जैसे एक तरफ योगी जी का बिल्डोजर चल रहा था, एक तरफ इन लोगों का बिल्डोजर चल रहा था। मैं जहां पे बैठा हूँ, ये पीछे की तरफ सब मेरा गिरा दिया था। मैं जिस कमरे में रहता तो कमरा गिरा दिया था, पूरा ढा दिया था। अतीक अहमद का दबदबा अपना था और बस आपके किसी के भी पीछे पड़ना हो तो वो कर सकते हैं। ये इस तरह का कानून था। जीशान जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल नंबर 1, यूपी में माफिया संकट में है, क्या योगी आदित्यनाथ का यह दावा 100% खरा है? सवाल नंबर 2, अतीक अहमद के पीड़ितों की कहानी सामने आ रही है, क्या उन्हें अब न्याय मिलेगा? सवाल नंबर 3, क्या अपराध के खिलाफ कड़े संदेश से उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है? आज यही है सवाल पब्लिक का, और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे। शलभ मणि त्रिपाठी एमएलए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। अमीक जमाई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। आप पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत पर आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और डीजीपी विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और पहले दिन से हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जो इनका एक्सपीरियंस है शायद किसी का नहीं होगा उत्तर प्रदेश में कानूनी मामलों पर। आप सबका स्वागत है, और जीशान हमारे साथ है। अमीक जमाई जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, कहर इतना था लेकिन फिर भी अतीक जी एक्स मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या जीशान की कहानी और तमाम पीड़ितों की कहानी सुनने के बावजूद आपको लगता है कि अतीक अहमद विक्टिम रहे हैं? गलत हुआ, शूट आउट गलत है, हत्याकांड गलत है, लेकिन आज दूसरे लोग जो उनसे पीड़ित थे उनको आप क्या कहेंगे कि ये
जो अतीक अहमद पकड़ा गया उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी, ये सही था या गलत? नाविका जी, मैं ज़ीशान जो बात कह रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हर गांव में एक ज़ीशान है, हर गांव में एक ज़ीशान की कहानी है। एक उन्नाव में एक बेटी की कहानी है जो अभी गैंगरेप हुआ था, उसकी बेटी को और उसे जिंदा जलाने का काम किया गया। कल की बात है, जालौन में एक बेटी को जब आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो जिंदा उस लड़की को गोलियों से भून दिया गया। वो स्कूल जा रही थी, उसका क्या गुनाह था? तो योगी आदित्यनाथ जी के राज में गुंडई, अपहरण, हत्या, गैंगरेप और बाल शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नाविका जी, आप बहुत ही लर्नेड और बहुत ही इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट रहे हैं, मैं आपको बहुत पढ़ता रहा हूँ, प्रोग्राम में भले मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स में क्राइम की बात करेंगे ना नाविका जी, आप हमेशा एडीआर कोट करते हो। 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी की रिजीम में सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के दिल्ली में बैठे हुए हैं। माननीय है, हम भी लगाते हैं, माननीय जी आगे पीछे लगाते हैं। जिन लोगों ने इस देश में दंगे किए, जिन लोगों ने इस देश में सैकड़ों हजारों मुसलमानों के कत्लेआम किए, वो तो माननीय है, प्रातः स्मरणीय है। भारत में ये बहुत बड़ा सवाल है राजनीति में अपराध का। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर लगाम लगाया। अतीक अहमद की स्टोरी हो, मुख्तार अंसारी की स्टोरी हो या डीपी यादव की स्टोरी हो, पहला इस देश में कोई अगर नेता है वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने पार्टी में तय किया हुआ है इवन वुमेन्स के खिलाफ किसी तरह की कोई बात पार्टी में एक दिन भी कोई इंसान उनको एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे नाविका जी, सरकार आ गई, गंभीर धाराओं के चार्जेस आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे, आदरणीय केशव मौर्य जी पर, सरकार आई, वापस करा लिया। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। जब हम राजनीति में अपराध की बात करेंगे तो एक अलग हमें चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन आज ये जो सूबा है उत्तर प्रदेश धधक रहा है, जल रहा है, टेरिफाई है। अतीक अहमद एक नहीं है ना, एक हो तो बात बन जाए। ये ज़ीशान मियां जो बात बोल रहे हैं इनसे पूछिएगा दोबारा कि ये 2017 के बाद से लेकर जो अभी का प्रकरण है, ये जो भाजपा का मंत्री है प्रयागराज वाला, ये करोड़ों का लेन देन का क्या मामला है? ये जो डिप्टी सीएम है, करोड़ों का लेन देन का क्या मामला है? ज़ीशान बताएंगे आपको, शलभ मणि त्रिपाठी जी नहीं बताएंगे, क्योंकि 5 करोड़ के चंदे की बात तो उनकी बीवी ने बोली कि भाजपा ने 5 करोड़ का चंदा लिया, मेरे पति को मार दिया। तो चंदा भी लेते हो, मारते भी हो। खैर, जो अपराध करेगा उसका अंत बुरा है। समाजवादी पार्टी की, अखिलेश जी की या प्रोफेसर रामगोपाल जी की या मेरी सिर्फ एक बात पे चिंता है, आप अभियोजन तैयार करिए। आप उसमें धर्म जाति मत देखिए कि अगर सीएम की जाति का कोई माफिया होगा पूर्वांचल में तो वो तो वीवीआईपी सिक्योरिटी लेके चलेगा। आप ऐसा तैयारी करिए कि उसको फांसी की सजा हो, अतीक अहमद को फांसी की सजा होती। और जो पूरा एक नेक्सस था, हम चाहते थे वो नेक्सस कोलैप्स हो, नेक्सस कोलैप्स नहीं हुआ। चलिए, क्या हुआ? डर नहीं है अमीक जमाई जी, आपने कहा नेक्सस कोलैप्स हो, सही कह रहे हैं आप, लेकिन नेक्सस तो आपके साथ भी था। और इस बात पर मैं सवाल पूछूंगी शलभ मणि त्रिपाठी जी से, ये नेक्सस कौन चला रहा है? या सिर्फ समाजवादी पार्टी से ये सवाल पूछना सही है, या हर राजनीतिक दल को इस पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये माफिया और राजनीति का क्या नेक्सस है? अमीक जमाई के कई सवाल उठे हैं, जवाब दीजिए शलभ मणि त्रिपाठी जी। नाविका जी, इस सवाल का सबसे बेहतर कोई जवाब अगर दे सकता है तो मोहम्मद ज़ीशान दे सकता है। ज़ीशान भुक्तभोगी है, ज़ीशान ने दोनों ही सरकारों का कार्यकाल देखा है, ज़ीशान ने बहुत कुछ झेला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज़ीशान से जरूर पूछिएगा कि 2017 के पहले में और 2017 के बाद में ज़ीशान साहब को क्या फर्क महसूस आया। और सिर्फ ज़ीशान साहब नहीं, जया पाल यानी जो उमेश पाल की परिवार की जो विडो है, उनसे भी जरूर पूछिए। संदीप निषाद जो शहीद सिपाही की जो माँ है संदीप निषाद की, उनकी माँ से भी जरूर पूछिएगा। बड़ी हैरानी होती है नविका जी, और यही कलयुग है कि जो सबसे ज्यादा पापी है, जो सबसे ज्यादा दुष्चरित्र है, जिन्होंने माफियाओं को पाला पोसा, जिन्होंने अतीक जैसे गली के गुंडे को उठाकर एमएलए बना दिया, मतलब विधानसभा को कलंकित किया, जिन्होंने अतीक जैसे माफिया गुंडे को उठाकर एमपी बना दिया, यानी पार्लियामेंट को भी कलंकित किया, वो जब बैठ के बुद्धि ज्ञान देते हैं तो निश्चित तौर पर कलयुग की बात याद आती है। जिन्होंने अतीक अहमद के, आप विश्वास करेंगी, समाजवादी पार्टी की सरकार में 130 के करीब मुकदमे अतीक अहमद के वापस दिए, 130 मुकदमे।
आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। आतंकवादी जो नोटोरियस आतंकवादी, जो खतरनाक आतंकवादी, जिन्होंने काशी पर हमला किया, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ पे हमला किया, जिन्होंने संकट मोचन पर हमला किया, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर पे हमला किया, उनके मुकदमे किसने वापस लिए? समाजवादी पार्टी। जब अतीक के मुकदमे वापस हो रहे थे, मुख्तार अंसारी के मुकदमे वापस हो रहे थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे थे, तब हाईकोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार से कि भैया मुकदमे क्यों वापस कर रहे हो, इनको सबको मंच लगाओ और पद्म अवार्ड दे दो। तो पद्म अवार्ड तो देते ही थे, एमपी बनाते थे, एमएलए बनाते थे। आज भी मुख्तार अंसारी का बेटा कौन सी पार्टी से एमएलए है? ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा कि हमको इसको एमएलए बना के भेजना है। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने पाप पे पाप किए, पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश की हालत क्या बना रखी थी? जो क्लस्टर बांट के जैसे माफिया वसूली करता है, रंगबाजी करता है, वो हालत थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि पूर्वांचल मुख्तार अंसारी के हाथों में, प्रयाग जो है अतीक अहमद के हाथों में, पश्चिम का एरिया मुकीम काला के हाथों में, कहीं बदन सिंह बद्दो के हाथों में, कहीं सुंदर भाटी के हाथों में, और सबसे पैसा बंद के आता था, सबसे पैसा बंद कर पहुंचता था समाजवादी पार्टी के नेताओं की जेब में। अब ये उनकी पत्नी के बयान पे कुछ कह रहे हैं। अरे उनकी पत्नी तो पीड़ित है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का सबसे बड़ा गुनाह क्या है विपक्ष की नजर में? कि वो माफियाओं का सफाया कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का सफाया हो तो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। अतीक अहमद का सफाया हो, सपा बसपा कांग्रेस के लोग सबसे बड़े दुश्मन। और हम तो मिट्टी में मिलाने की बात कह के आए थे, मिट्टी में मिला रहे हैं ना, तो आप क्यों तड़प रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क कौन है भाई? नहीं नविका जी 10 सेकंड, शफीकुर रहमान बर्क कौन है? शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद है कि नहीं है? कहते अतीक अहमद के साथ जुल्म ज्यादती हुई, अतीक अहमद के खिलाफ फर्जी कार्रवाई हुई। आपके रामगोपाल यादव कौन है? रामगोपाल यादव को जाकर अपना इन्वेस्टिगेशन में पार्ट रोल करना चाहिए, जाके गवाही देनी चाहिए। कहते मुझे पता था पूरा क्या क्या होने जा रहा है, भविष्यवक्ता हो गए। अरे ये कहिए कि मोटा माल जो अपराधियों माफिया जो पैसा कमाते थे, किए हुए लोगों को छुड़वाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करते थे, निगोशिएट करते थे कि अतीक ने अपहरण कर दिया, अच्छा अतीक क्या इतना खोखा पहुंचा दो, हमारे इतना खोखा पहुंचा दो, वो छूट जाएगा। ये बैठ के ज्ञान देते हैं। लेकिन मोहम्मद जीशान से जरूर फर्क पूछिएगा। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये खोखा पहुंचा दो, कहां पहुंचा दो, किसको पहुंचा दो। ये अगर आपके पास कोई भी दलीलें हैं तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एफआईआर करके कोर्ट ले जानी चाहिए, शलभ मणि त्रिपाठी जी। लेकिन आपने कहा जीशान से मैं पूछूं, तो जीशान जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं 2017 से पहले और 2017 के बाद क्या हुआ, नंबर 1। और सवाल नंबर 2, ये जो व्हाट्सएप चैट है ये जनवरी 2023 के हैं और जनवरी 2023 में इलेक्शन की बात हो रही है। तो ये इलेक्शन का पैसा अतीक अब भी साबरमती जेल में बैठकर किसके लिए जमा कर रहा था, कहां पहुंचा रहा था? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं, इसकी मैं पूरी डिटेल जानता हूँ। मुस्लिम जिनका जिक्र आ रहा है वो हम लोग के जानने वाले हैं, हमारे पड़ोस में उनका घर है। वो जब उनके पास ये मैसेज आया और जब उनके पास धमकी है, उन्होंने हम लोगों को बताया भी था कि मैसेज आया है और वो आसाद कालिया ने बात कराई है फ़ोन पे। तो इस तरीके के वो उनके साथ हुआ है। वो क्योंकि यही होता था, जैसे इलेक्शन का समय आ गया तो उस समय वसूली तेजी हो जाती थी कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हर व्यापारी पास फ़ोन चला जाता था। कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है सबके पास फोन जाता था। तो अब जैसे मेयर का चुनाव शाइस्ता परवीन लड़ रही थी तो पैसे की वसूली बहुत तेजी शुरू हो गई थी इस समय। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, आज ये जो भी बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे पे भी आ रहे हैं, हमारे से लोग जो आवाजें उठा रहे हैं, आपको बता दूं 2017 के पहले आप फोन कट गया। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। फोन कट गया। अच्छा, 2017 के पहले ऐसी कोई आप किसी को नहीं देखेंगे अतीक के खिलाफ बोलते हुए। ये कहीं ना कहीं देखिए बाबा जी का असर कह लीजिए या बाबा जी की कार्रवाई देख के लोग जान रहे हैं कि अगर हम जाते हैं अपनी सिफारिश लेके जाते हैं तो हमारी सुनाई होती है। कहीं ना कहीं उनको ये दिलासा दे दिया जाता है कि प्रशासन है, बाबा जी हम लोग तुम्हारे साथ है और एफआईआर करो। लेकिन पहले ऐसा नामुमकिन होता था। मैं आपको बता दूं, मेरे एक परिवार के बहुत पीड़ित थे, 2014 की बात बता दूं, वो थाने जाते जाते थक गए, लेकिन उनकी कभी एफआईआर नहीं हुई। उनकी मृत्यु भी हो गई, वो मर भी गए, बूढ़े थे, काफी एजेड थे, उनकी जमीन कब्जा थी, लेकिन उनकी कभी सुनाई नहीं। सुनाई कैसे हो, क्योंकि उस समय
मैं क्या बोलूं, मुझे समझ की सत्ता दूसरी थी और आज के और कल के सत्ता में बहुत फर्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर मैंने आवाज उठाई है तो कहीं ना कहीं देखिए बाबा जी कह रहे हैं की वजह जीशान जी, अमीक जमाई साहब, ये मैं नहीं कह रही, जीशान कह रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? ये उनके लफ्ज हैं, मेरे लफ्ज नहीं है। देखिए नाविका जी, अतीक अहमद अभी जो अपना दल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, वो उन्हीं के साथ चुनाव लड़े। अब उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। क्या ये बात सही नहीं है कि जेल से अतीक अहमद को, अगर ज़ीशान ईमानदारी से बात करें, यहाँ पे मेरी पूरी सहमति ज़ीशान के साथ जो हुआ है उनके साथ है, लेकिन अगर ज़ीशान ईमानदारी से बात करें कि कौन लोग थे जिन्होंने इनको जेल से चुनाव लड़वाया, कौन लोग थे जो मंत्री हैं बड़े वाले प्रयागराज के, उनके पारिवारिक गुड्डू मुस्लिम के क्या रिश्ते हैं, गुलाम जिसका एनकाउंटर हुआ उसके क्या रिश्ते हैं, ये मुझे मालूम है। समस्या है ज़ीशान की, ये नहीं बता पाएगा, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ हूं क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है। हमारा सिर्फ ये कहना है, जो हमारा अपना एक छोटी सी बात है नाविका जी, कि अखिलेश यादव जी ने किसी भी तरह के टेंटेड एमएलए एमपी को अपनी पार्टी में, हमें 17 में नुकसान उठाना पड़ा नाविका जी। हम भी तो चाहते थे बीजेपी की तरह से हार्डकोर क्रिमिनल्स को, करवरिया से लेकर ये गोंडा वाले, जौनपुर वाले, बनारस वाले, तो कोई नाम भी नहीं ले सकता इस देश का, कोई एंकर नाम नहीं ले सकता है, कोई देश का रिपोर्टर नाम नहीं ले सकता इन लोगों का। कि क्या बात है कि ये लोग तो 24 में प्राइम मिनिस्टर बनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने तो रास्ता दिखाया। बीजेपी में आज भी अजय टेनी मिश्रा देश का गृह मंत्री बना हुआ है। आप भटका क्यों रहे हैं अमीक जमाई जी? मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूं, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। अतीक अहमद 2017 से पहले लोगों के एफआईआर नहीं दायर किए जाते थे। अब जो बात है, आप इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दे रहे। आप कभी पहले की बात बता रहे, कभी बाद की बात बता रहे हैं, आप हर किसी को गिल्टी ठहरा रहे हैं। आप ये बताइए ना कि कितनी बार, और इस बात के प्रूफ तो शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास भी है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, जितनी बार अतीक अहमद लड़ा, 5 बार वो एमएलए बना और 1 बार सांसद बना, वो किसकी मेहरबानी से बना? ये तो दुनिया जानती है नाविका जी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, और प्रयाग के बच्चे बच्चे को पता है किसका पॉलिटिकल शेल्टर था। भाई अगर 130 मुकदमे अतीक अहमद जैसे माफिया के वापस लिए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में वापस लिया जा रहा है, तो कौन ले रहा है? आखिर किसका शेल्टर उसके ऊपर था? और छोड़िए, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे कहते हुए खुद भी खराब लगता है कि अतीक अहमद तो छोड़िए, उसके कुत्ते से भी मिलने के लिए कितने लोगों की लाइन लगती थी। मैं कहना नहीं चाहता था, ये बात तो इस तरह बातें लगती है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में शर्म क्यों आती है? और आप मोहम्मद ज़ीशान पे उंगली उठा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। आजपुर के परिवार के लोगों को मारा गया मोहम्मद ज़ीशान के, उनका पूरा घर गिरा दिया गया। आज मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है तो माफियाओं घर गिरा जाते हैं, लेकिन जब अतीक अहमद का बुलडोजर चलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, मोहम्मद ज़ीशान का पूरा घर गिरा दिया गया। इनके भाई का मार के जबड़ा तोड़ गया, आज तक वो ठीक से खा नहीं सकते। आप किसको बरगला रहे हैं? आपने उठा के एमपी बना दिया जिस अतीक अहमद को, जिस अतीक अहमद ने जयश्री कुशवाहा, जिस महिला को गोली मारी। हम लोग कितना भी कोई निकृष्ट व्यक्ति होता है, महिला पर गोली नहीं चला सकता, लेकिन जयश्री कुशवाहा जैसी महिला जो पिछले समाज से आती है, उन पर गोली चलाने वाले अतीक अहमद को एमएलए किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। जयश्री कुशवाहा पर गोली चलाने वाले को एमपी किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने। आपको शर्म नहीं आती? देश की सबसे बड़ी पंचायत को आपने कलंकित की, आपने पापी को वहां भेजा, और उसके बाद आप बैठ के उसके पक्ष में बोलते हैं, उसके मुकदमे वापस लेते हैं। आप वो थानों में पोस्टिंग करता था, वो जिलों में पोस्टिंग करता था, वो डीएम एसपी की पोस्टिंग करता था। समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक अहमद जिसको चाहता था वो डीएम बनता था, नविका जी जिसको चाहता था वो एसपी बनता था, जेल में उसकी हुकूमत चलती थी। नविका जी उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दे। ये सब, ये आप किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? चलिए अमीक जमाई काउंटर कर रहे हैं। अमीक जमाई 30 सेकंड। 30 सेकंड। नाविका जी, आपका ज्यादा लंबा तजर्बा है, आपकी याददाश्त भी अच्छी है, इनकी शायद अच्छी नहीं है। इन 30 सालों में जब अतीक अहमद एमएलए बने, सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह जी की सरकार थी। उसके बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अपराध का इतना बड़ा इतिहास है तो 10 साल में आप फांसी दे देते। भारत की राजनीति में लोग राजनीति करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर केसेस होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। जो गलत होते हैं वही विड्रॉ होते हैं।
और जो सही होते हैं उसकी अच्छा, सजा तो गलत केसेस विड्रॉ हुए, विक्रम सिंह जी 130 विड्रॉ हुए, अभी भी 103 केसेस हैं और गलत केसेस सिर्फ विड्रॉ हुए, बाकी केसेस जो हैं वो 103 अभी भी हैं, लेकिन सारी उंगलियां उठ रही हैं बीजेपी सरकारों के ऊपर। क्या समाजवादी पार्टी बिल्कुल पाक साफ निकल सकती है इस आर्ग्यूमेंट के साथ? शायद आपका माइक जी अब आपकी आवाज आ रही जी। नाविका जी, कैसे इसके ये तो तर्कहीन बातें हैं और केस विड्रॉल की एक प्रक्रिया होती है, ये हमारे चाहने से, किसी के चाहने से नहीं होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है ये केस विड्रॉल पब्लिक इंटरेस्ट में है, डिस्ट्रिक्ट जज के संतोष की बात होती है और ये भी इसमें एक बहुत बड़े मैनिपुलेशन की भी संभावना है। तो ये कह दे कि जो बीजेपी के जो केस विड्रॉ हुए या किसी के मुख्यमंत्री जी के, वो तो साहब बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था, और औरों के जो केस विड्रॉ हुए वो साहब गुण दोष के आधार पर हुए और मेरिट्स हुए। ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल औचित्य ही नहीं। दूसरी चीज, एडीआर की रिपोर्ट का सब लोग हवाला दे रहे हैं और हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है। एक चीज होती है, 3 स्टेजेस होते हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। एक होता है एफआईआर होना, जिसमें कि नाम आता है तो यू आर एन एक्यूज्ड, उसके बाद होती है चार्जशीट, उसके बाद आप हो जाते हैं मुजरिम, और कन्विक्शन जब हो जाता है तो उसके बाद आप हो जाते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल। 2 साल से ऊपर का कन्विक्शन अगर हो जाता है तो इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार हो जाते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। इन तमाम चीजों में देखने की अगर आरोप लगना एक चीज है, मुकदमे के 3 वर्डिक्ट होते हैं। मुकदमा क्या खारिज हो गया यानी एक्सपंज हो गया, फाइनल रिपोर्ट लग गई, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लग गई है तो एक मामला बिल्कुल दूसरा, बाकी जो 3 स्टेजेस है, फाइनल रिपोर्ट की, एक्सपंज की, अंडर इन्वेस्टिगेशन। और अगर आप एविडेंस इकट्ठा ही नहीं करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे नहीं, केस वीक पहुंचाएंगे तो केस तो गिर ही जाएगा ना, केस तो गिर ही जाएगा। तहसीन पूनावाला, मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताना चाहती हूं, योगी काल के आंकड़े, क्योंकि आप हो या समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उन्हें शायद ये कभी भी गवारा नहीं होता एक्सेप्ट करना कि हाँ योगी काल में कुछ कम हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी के डेटे की तरह 2016 और 2018 सिर्फ इन 2 सालों के बीच में कितना कम हुआ। 80% इंसिडेंट ऑफ डेकॉइटी कम हुए हैं, 61% लूट के इंसिडेंट कम हुए हैं, 32% मर्डर के इंसिडेंट कम हुए हैं और आगजनी आर्सन के इंसिडेंट 51% कम हुए हैं, लगभग 52%। अब क्या ये रिकॉर्ड, ये नंबर भी आप बस अनदेखा कर देंगे? नाविका जी, फाइनली आप मेरे पास आए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितनी सीटें उतना टाइम। जी बिल्कुल, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा आप 2 मिनट देंगे अनइंटरप्टेड, क्योंकि मैं आज एक्सपोज करूंगा भाजपा को। अतीक अहमद बिल्कुल एक क्रिमिनल था, और लेकिन मैं आज आपके शो पे साबित करूंगा वो भाजपा की मदद से क्रिमिनल बना। मेरी बात को सुनिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। अगर अतीक अहमद 2023 जनवरी में एक्सटॉर्शन के कॉल्स कर रहा था, साबरमती जेल में गुजरात में किसका प्रशासन है मैम? किसका प्रशासन है कि उसको मोबाइल दे रहे थे? और जिस प्रदेश में कर रहा था उस प्रदेश में किसका प्रशासन था? दोनों में भाजपा का प्रशासन। अब मैं और एक्सपोज करता हूं, कल शलभ भाई मेरे साथ थे, उन्होंने कहा, उनको कोट करता हूं, कि अतीक को जेल से निकालकर यूपीए की सरकार ने वोट कराया न्यूक्लियर डील में और सरकार बचाई। ये बात गलत है। जेल से निकला था अतीक, लेकिन उसने वोट यूपीए सरकार के खिलाफ भाजपा के साथ किया था न्यूक्लियर डील में। आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड चेक कीजिए, आपकी टीम को बोले मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। ये वो भाजपा की सरकार है जहां केंद्र सरकार में 302 मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम पे लगे, 302 मर्डर का आरोप आपके व्यूअर्स के लिए, 364 यूनियन मिनिस्टर्स पे लगे अटेम्प्ट टू मर्डर के सीरियस चार्जेस, और सबसे अधिक क्रिमिनल्स अगर किसी यूनियन गवर्नमेंट में 42 वो इनके मिनिस्टर्स 42% सीरियस चार्जेस लगे। भाजपा के शासन में एनसीआरबी की डेटा बताती है 35,000 दंगे हुए माननीय आदित्यनाथ जी के शासन में, और आदित्यनाथ जी आपके टाइम्स नाउ पे कहते एक भी दंगा नहीं हुआ, 35,000 दंगे हुए, ये एनसीआरबी की डेटा कहती है। अमित शाह जी झूठ कह रहे हैं या आदित्यनाथ जी? आप प्लीज मुझे फैक्ट चेक कीजिए, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब देखिए यहाँ पर विक्रम सिंह साहब बैठे हैं। तहसीन भाई आप खुश मत होइए, ये जो मोबाइल यूज कर रहा था ना अतीक अहमद, उसी का परिणाम है कि असद ठोक दिया गया। ये मोबाइल नहीं यूज होता तो सुन तो लीजिए, हाँ ठोक दिया गया। आप एमएलए असद ठोक दिया गया, असद की बात कर रहा हूँ।
खुश मत होइए, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ आपकी, आप जैसा। हाँ सर एमएलए जी, असद बिल्कुल बोल रहा हूँ, असद ठोक दिया गया, फिर बोल रहा हूँ असद जो है तो ये एनकाउंटर है और आप कह रहे हैं कि जो ठोक दिया क्या ये प्री डिटर्मिन था। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आज ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल उठाया है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आप फिर कह रहे हैं ठोक दिया गया, यानी कि जानबूझ के। अरे भाई कह तो रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ ठोक दिया गया। मतलब लॉ जो व्यापारियों को लूटेगा की जरूरत क्या है? बोलने दीजिए, ये तो जो व्यापारियों को लूटेगा, जो बोलने दीजिए नाविका जी, सब मिलकर रोकते हैं। नाविका जी कैसे बात होगी फिर? लॉ मेकर हत्यारी जैसी बातें कर रहा है। हाँ बोलने दो नाविका जी। मैं फिर कह रहा हूँ, असद जैसा गुंडा, हत्यारे की जबान मत बोलो, लॉ मेकर की जबान बोलो। भारत की तुम मुझे बड़ी असेंबली के मेंबर हो, चुने हुए, तुम मुझे कानून मत समझाओ। जिस दिन असेंबली में पहुंच जाना, नहीं, लॉ मेकर हो, क्रिमिनल लैंग्वेज। अरे कैसे मीडिया में कैसे बने हुए थे भाई? हमारी देवरिया की जनता ने आशीर्वाद, हत्यारी लैंग्वेज तुम्हारी, मेरी देवरिया की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है। जिस दिन पहुंचने की देवरिया की जनता ही आपको जेल भेजेगी। जो आपने कांड किया ना विधानसभा के अंदर, विधानसभा में जो कांड आपने किया है, उसी कांड में जेल जाएंगे आप। सरकार की मेहरबानी है कि बचे हुए हो, तुम्हारे सरकार की मेहरबानी है बचे हुए हो। देवरिया की जनता जेल भेजेगी। गुंडों की भाषा बोलोगे, दिमाग सही देकर रखिएगा अपना। दंगाई की भाषा बोलोगे, बहुत आपको गर्मी आ गई है ना आजकल। आतंकियों की भाषा बोलोगे, तुम्हारा भी इलाज करेंगे। सरकार सत्ता ताकत में नशा आ गया आपको। शलभ जी, आप ऐसे इंसान नहीं थे। आतंकी की भाषा बोलते हो, गुंडों की भाषा बोलते हो, इलाज करेंगे। बदतमीजी की भाषा बोल रहे हो, लॉ मेकर हो, एमएलए हो, लुच्चों जैसी भाषा बोल रहे हो। ठोक देंगे जैसे गुंडों का इलाज करेंगे। कानपुर देहात में एक ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा जला दिया गया, शर्म नहीं आई? 100 किलोमीटर दूर जा नहीं सके, भाषण दे रहे बैठ के। तुम्हारे जैसे गुंडों को ठीक करेंगे बेशरम। कानपुर में माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज। मैं आप दोनों से दरखास्त करती हूँ, एक स्तर होता है, एक स्तर होता है डिबेट का, हम उस स्तर को ना तोड़ें। आपस में भाईचारा हो या ना हो, लेकिन आपस में कम से कम जुबान से हम एक दूसरे को अपशब्द ना बोले तो बेटर होगा। माफ कीजिएगा, मैं दोनों को कहूंगी, मर्यादा का पालन करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जमीन पर आप लोग जन्मे हैं, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। माफ कीजिएगा, मर्यादा में रहे तो बेहतर है। दर्शक सुन रहे हैं आपको, आप लोग राजनीतिक दलों से हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दलों से हैं, लोग आपको चुनकर भेजते हैं। हम मर्यादा का पालन करें तो बेहतर रहे। बात पूरी नहीं हुई नाविका जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप अपनी बात कहिए पर मर्यादा में। नहीं, मैं मर्यादा के साथ रहता हूँ। मुझे कोई बिना मुझे छेड़ेगा तो मैं भी फिर भगवान राम का भक्त हूँ, शास्त्र से भी काम करता हूँ और शस्त्र का भी उपयोग करना जानता हूँ, तो मुझे कोई छेड़े मत। मैं बहुत फिर डंके की चोट पे कहता हूँ, जो व्यापारियों को परेशान करेगा, जो व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, जो गरीबों पिछड़ों का उत्पीड़न करेगा, उसको ठोकेंगे, ठोका जाएगा। और जो ये चैट और मोबाइल की बात है, ये विक्रम सिंह साहब बताएंगे, पुलिस इस तकनीकी का प्रयोग करती है कि ठीक है अपराधी मोबाइल यूज कर रहा है, उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, असद ठोका गया, गुलाम ठोका गया, तमाम उसके रिश्तेदार जिनको लोग ये बिलख रहे हैं बैठ के चैनल पे, जिनके रिश्तेदार बिलख रहे हैं बैठ के, उनको ठोका गया। हालांकि मैं ये ठोकने वाली भाषा का सपोर्ट नहीं करूंगी और मुझे लगता है कि हम सबको शब्दों का चयन सही करना चाहिए, खास करके जब कोई लॉ मेकर होंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अब तक बोले नहीं है। एक दरख्वास्त है, प्लीज शलभ जी, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोर्ट्स बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये ठोकने का काम कीजिए आपको बधाई, आप प्लीज कोर्ट्स बंद कर दीजिए। नाविका जी ब्रेकिंग चलाइए, ये विधायक जी कह रहे हैं कोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं कतई इसकी हिमायती नहीं हो सकती, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल इस बात का है कि जीशान जैसे कई पीड़ित इतने सालों तक रौंदे गए कि आज शायद कहीं ना कहीं उन्हें एक चैन की सांस तो मिली है कि कम से कम सर उठाकर जी सकेंगे। मैं नहीं कहती कि जो हुआ सही हुआ, हत्याकांड ही होता है, ठोक देंगे जो भाषा है, मैं सपोर्टर नहीं हूं उसकी। लेकिन कई लोगों से और कई सवाल जो हमारे दर्शकों के भी आते हैं, लोग कह रहे हैं कि राहत की सांस तो मिली। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसके बीच में भी तो एक लाइन है, कहां
कहां कहर का अंत, कहां राहत की सांस, इन दोनों की लाइन क्या अब ब्लर हो चुकी है? देखिए नविका जी, जिस तरह का माहौल था और जो अतीक का आतंक था, जो मित्र जीशान बता रहे हैं, तो ऐसी ढेर सारी कहानियां अब सामने आ रही हैं। पहले तो शायद इन कहानियों को न तो हम सुनने की स्थिति में थे, और मीडिया के कैमरों पर भी शायद ऐसी कहानियां बोलते हुए लोग डरते ही थे। ठीक है, पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं, मीडिया में तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर एक बार टीवी पर बोल दिया तब तो खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में संगठित माफिया अपराधी, उनकी कमर टूट गई है। वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, जिसको ये घमंड रहा होगा कि हमारे नेटवर्क का तो कुछ हो नहीं सकता, चाहे उसका फाइनेंशियल नेटवर्क हो, चाहे उसके आतंक और भय का नेटवर्क हो, वो सब खत्म हुआ। योगी आदित्यनाथ के राज की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो ये है। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने आसपास देखिए, तो उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक किसी भी जिले में आपके जिले का जो सबसे बड़ा अपराधी था 2017 के पहले और 2017 के बाद, उसकी स्थिति का आकलन कर लीजिए, आपको अनुमान लग जाएगा कि कानून व्यवस्था कितनी बदली है। लेकिन निश्चित तौर पर इसके साथ ही यह भी जोड़ना जरूरी है, जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उसमें क्या हुआ है, कौन हत्यारे हैं, हत्यारों के पीछे कौन है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह सवालिया निशान भी लगता है। पुलिस को यह चाहिए कि वो जनता के सामने बताएं, इसका राजफाश करें कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से हत्यारों से, गुंडों से अतीक और अशरफ को मरवा दिया। यह भी जरूरी है। बहुत सही कहा आपने, और पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। राजेश सिंघल का नासिक से सवाल है, क्या विपक्ष को माफिया को जड़ से साफ करने में योगी सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? सुरेंद्र नाथ मिश्रा का मुंबई से सवाल है, माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी इतना मातम क्यों मना रही? ये दोनों सवाल अतीक जमाई जी आपके लिए, जवाब दीजिए, आज दर्शक पूछ रहे हैं। देखिए, किसी भी भारत में कभी भी हम जो राजनीति में अपराध को हम संरक्षण नहीं दे सकते, ना ही उसको हम बढ़ावा दे सकते। अखिलेश यादव जी पूरे देश में एक ऐसा अकेले नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में किसी भी टेंटेड एमएलए हो, एमपी हो, उसके आने के सारे दरवाजे बंद किए। लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा भारत जानता है कि सैकड़ों हजारों मुसलमानों का कत्लेआम करके, दलितों का कत्लेआम करके, पिछड़ों का आरक्षण हड़प करके, दंगे फसाद करके आज लोग सूबे से लेकर केंद्र तक माननीय बने हुए हैं। ठीक है, और रेपिस्टों को सोचिए, गुजरात के रेपिस्टों को शलभ मणि त्रिपाठी की पार्टी उनको देवता बनाती है। धन्य है प्रभु, प्रभु धन्य है आप। अतीक जमाई, गुजरात के जमाई साहब, मैं भी आपसे अमीक जमाई साहब, मैं भी आपसे फिर पूछूंगी कि आपकी पार्टी में भी दिग्गज नेताओं ने कहा था लड़के तो लड़के होते हैं, जाने दो। तो कम से कम इसमें आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत उजला नहीं है, तो इस मुद्दे को तो हम रहने दें। लेकिन अनिल धवन का दिल्ली से सवाल है। जी जी, 10 सेकंड ओके, 10 सेकंड बोलिए। नाविका जी, आपने कहा था कि आपको ये ठोको शब्द पसंद नहीं। जब ये बात हुई थी तो बात हुई थी फांसी की, कैपिटल पनिशमेंट की। किसी भी सिविलाइज्ड देश में पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दुनिया में खत्म किया जा रहा है। नेताजी का जो भाषण था वो उस परिपेक्ष में था जिसको आपने जोड़ के कहीं से और जोड़ा। चलिए, आपको फांसी से इतनी दिक्कत थी तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर में कुछ खास, कानून व्यवस्था में कुछ खास नहीं था, ये तो आप भी मानेंगे और ये आंकड़े भी बताते हैं। लेकिन अगले सवाल की तरफ जाती हूं। अनिल धवन का दिल्ली से सवाल है। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि जब उमेश माल पर अतीक का बेटा अपने साथियों सहित गोली चला रहा था, तब वो गुंडा था, मुसलमान था या फिर पूर्व मुसलमान सांसद का बेटा था? अहम सवाल है, जवाब दीजिए।
जवाब होगा तब तो देंगे, जवाब कहां से होगा? अमीक जमाई साहब, आपके लिए वापस सवाल आपके लिए था। वापस लेते रहे जी, आपने क्या कहा? अहमद को सांसद बनाते ये सवाल पब्लिक का है। धवन साहब पूछ रहे हैं कि जब उमेश माल पर अतीक का बेटा अपने साथियों सहित गोली चला रहा था, तब वो गुंडा था, मुसलमान था, या फिर पूर्व मुसलमान सांसद का बेटा था? धवन जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब हमारा उत्तर प्रदेश का राजा गहरी नींद में सो रहा था ना, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही, जब ये अपराध का पूरा कांड हुआ, अखिलेश जी ने ही उसको जगाने का काम किया था। जब कानपुर देहात में एक ब्राह्मण माँ और बेटी को जिंदा जला दिया गया, देखो शलभ मनी हंस रहे हैं, एक ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा जलाया गया योगी राज में, शलभ मनी हंस रहे हैं। हंसो हंसो बनाया कि नहीं बनाया? हंसो। एमएलए बनाया कि नहीं बनाया? बेशर्म है, बेशर्मी की हद है भाई। तुम बेशर्म हो। अखिलेश जी ने जलाने का काम किया था। महाराज, आपने धवन साहब को तो जवाब दिया नहीं, असद पर सवाल था, असद पर जवाब नहीं दिया आपने, तमाम दूसरी बातें कहीं पर। शलभ मनी त्रिपाठी जी, एक मुद्दा जो तहसीन पूनावाला जी ने उठाया था, वो मुद्दा सही है। अगर आप कहेंगे कि बिल्कुल अतीक गुंडा था, माफिया था, डॉन था, अशरफ उसके साथ हमेशा होता था, लेकिन ठोक दो की भाषा अगर होगी तो फिर देश में कानून, देश में न्यायालयों का क्या काम रह जाएगा? ये सवाल तो वाजिब सवाल है। नाविका जी, आप उनको माला पहनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तहसील पूनावाला जाए, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को जाके माला पहनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी सरकार में रहते हुए अगर किसी व्यापारी, किसी पिछड़े, किसी दलित को कोई माफिया सताएगा, किसी पुलिस वाले पर गोली चलाएगा, तो वो ठोका जाएगा। फिर कह रहा हूं, असद को ठोका गया क्योंकि उसने पुलिस वाले पर गोली चलाई। 160 लोग ठोके जा चुके हैं, और ये कौन लोग हैं? इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस के। हमारे लिए वो माफिया है, अपराधी हैं। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो ठोके जाएंगे। इनकी सरकार में क्या हुआ? चलाएंगे तो ठोके जाएंगे। यहां कम से कम आप इसको तो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते तहसीन जी, लेकिन सवाल पब्लिक के और भी हैं। गोल्डी मिश्रा का खीरी यूपी से सवाल है, जनता मस्त, माफिया पस्त, लेकिन विपक्ष के नेता क्या चाहते हैं? क्या यही राजनीति है विपक्ष की? और संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, हमारे रेगुलर दर्शक हैं। अतीक जैसे लोग ना अपने बच्चों का शुभ सोचते हैं, ना अपने समाज का, तो ऐसे लोगों को पालने का काम राजनीतिक दल क्यों करते हैं? ये भी वाजिब सवाल है तहसीन जी। बहुत ही वाजिब सवाल है, और क्योंकि अतीक एक क्रिमिनल था, ये और भी जरूरी था कि उसे ट्राई करते, एक्सपोज करते, फांसी की सजा कोर्ट देती, ना कि इस तरह से उसको मारा जाता। अगर आप ठोक दोगे तो कोर्ट्स को बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो कहता हूं, यहाँ पे सब लोग थे, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को मारेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, अतीक अशरफ का हत्याकांड हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ राज वो उगलने वाला था, और शायद कोई और चाहता था कि ये राज ना उगले जाएं। जी, इस एंगल पर विपक्ष का क्या? जी, एक 20 सेकंड दीजिए, मैं दोनों सवालों के जवाब देता। पहले आपके सवाल का, 10 सेकंड जो मुझे एक बात करनी थी। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता, कुछ सीक्रेट्स खुलने वाले थे। कौन से ऐसे सीक्रेट्स थे कि गुजरात के साबरमती जेल से वो मोबाइल चला सकता था? किसका दोस्त था? कौन से ऐसे सीक्रेट्स थे कि सपा का एमपी होने के बावजूद कांग्रेस की विरोध वोट किया बीजेपी के साथ? सीक्रेट्स तो खुलने थे। एक लास्ट चीज मैम, मैं तो कहता हूं अतीक क्रिमिनल है, मैं तो कहता हूं वो टेररिस्ट है, मैं तो कहता हूं उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या आप में हिम्मत है, इन लोगों में हिम्मत है कहने को प्रज्ञा ठाकुर जी भी क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, जिसपे कोर्ट ने कहा है हम टेररिज्म के चार्जेस वापस नहीं लेंगे? वो तो उनके माननीय सांसद है। मैं तो खुद कहता हूं कि अतीक क्रिमिनल है। प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा था मैं इस महिला को हृदय से माफ नहीं करूंगा, प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कहेंगे शलभ जी कि वो संदर्भ अलग था। बट क्या वो टेररिस्ट चार्जेस है या नहीं है? हर चीज टेररिस्ट चार्जेस है या नहीं है मैम? शलभ मनी त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। शलभ मनी, देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि अभी ये कहते हैं कानून से सजा होनी चाहिए। नविका जी, आपको तो बहुत लंबा आपका करियर है, कानून से सजा हुई थी। अफजल गुरु को फांसी हुई थी और याकूब मेमन को भी फांसी हुई थी। बिल्कुल, पूरा का पूरा रुदाली गैंग ढपली लेके टूट पड़ा। यही सब थे जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं ना, वामपंथी, न जाने कौन कौन से बेईमान। जब कानून से फांसी हुई अफजल गुरु, याकूब मेमन को, इनकी छाती फटने लगी। रुदाली गैंग जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर माथा पटकने लगा। बिल्कुल, रात के 2 बजे मैं खड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था।
अनप्रेसिडेंटेड था कि ये याकूब मेमन के लिए जाकर जिसके ऊपर टेरर के चार्जेस हैं, तो आप तो कम से कम अगर टेरर की बातों का ज्यादा फलसफा ना बताएं तो बेहतर है। लेकिन विक्रम सिंह जी, एक सवाल उठाया, एक सवाल आपने भी उठाया, अमीक जमाई साहब ने भी उठाया। मैं पूछना चाहती हूं विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी आप रह चुके हैं, क्या किसी भी कैदी के पास मोबाइल फोन हो सकता है? और क्या शलभ मणि त्रिपाठी जी ने जो कहा कि कभी कभी पुलिस वाले देते हैं ताकि कुछ सुराग मिले, कुछ सबूत मिले, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? क्या ये लॉ के खिलाफ है या ये इन्वेस्टिगेशन का कोई दावपेच है? नाविका जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसके बारे में कानूनी दृष्टिकोण से ये अनुचित है। इस तरीके के मोबाइल फोन और आईपैड्स का इस्तेमाल सर्वथा वर्जित है। लेकिन काश मैं आपको अपनी किताब दिखा पाता, ई फुटप्रिंट्स और ई सर्वेलेंस। जैसे हमारे छाप अंगुष्ठ हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिकली एक डिजिटल फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, डिजिटल, और वो मौका दिया जाता है कि अपनी फांसी का फंदा अपराधी खुद तैयार कर ले। और यही हुआ। ये जो गैजेट्स मिले, इन्होंने अपने पूरे पर्चे आउट कर दिए और फांसी का फंदा अपना खुद तैयार कर लिया। पुलिस के पास इतना डेटा आ गया, आप ये समझ लें कि पुलिस अगर चाहे जैमर ऑन कर दे, ये सब बंद हो जाए। विकल्प 2, टावर आईडी से पता लगा ले किसको कहां से कितनी बार बात की। विकल्प नंबर 2, लेकिन ये देने का मतलब ही यही था कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो तो हम सबको पता ही है। ये इसका ध्येय है। मैं जानता हूं कि बहुत ही कानून की कसौटी पे बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन एंड जस्टिफाई द मीन्स। जो अंततोगत्वा जो गंतव्य था, उसकी प्राप्ति के लिए अगर ये किया गया है तो मैं उससे सहमत हूं। आप सहमत हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? किसी भी स्थिति में नविका, जेल के भीतर से अपराधियों का साम्राज्य नहीं चलना चाहिए। निश्चित तौर पर कभी हो सकता है कि कभी कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी जरूरत हो जिसमें आप डिजिटल फुटप्रिंट की बात करते हैं, लेकिन अगर उसका उपयोग अपराधी कारोबारियों को डराने में करता है, उनसे फिरौती वसूलने में करता है, उनसे अपना साम्राज्य चलाने में करता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जो जेल के भीतर तो एक तरह से कानून के दायरे से भी बाहर है। मुझे लगता है कि इसमें एक फाइन लाइन रखनी चाहिए। कभी कभार एक्सेप्शनल केस ऐसा हो कि आप बहुत बड़ी रणनीति के तहत कर रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो किसी भी स्थिति में, किसी भी जेल में, किसी भी तरह की एक्सेस किसी अपराधी को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मैं आप सबको रोकूंगी। मेरे साथ इस वक्त एडीजी एसटीएफ के अमिताभ यश जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ यश जी, नमस्कार। सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे कि क्या तफ्तीश कुछ आगे बढ़ी है? इस बात का कोई सुराग मिला है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि हमलावर कौन थे और क्या कोई जानबूझकर अतीक अहमद कोई राज ना उगले, इस बात की वजह से अतीक अहमद को टारगेट कर रहा था। ये सब तो हाइपोथेटिकल सवाल है। पूरी विवेचना को प्रयागराज पुलिस बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। जो इसके पहले भी जो 24 फरवरी घटना है उसका भी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कैपेबल तरीके से कर रही है। वहाँ एक अच्छी टीम बनाई गई है और उसका सुपरविजन एक एसआईटी कर रही है। तो दे हैव टू रीच देयर कंक्लूजन्स बिफोर एनीबडी कैन से एनीथिंग। अमिताभ यश जी, कई सवाल हैं शाइस्ता परवीन पर, जो अब तक ऑन द रन है, सरेंडर की कई बार इस तरह से खबर आती है, पर अभी तक कोई उनका पता क्या पुलिस को चल पाया है? एसटीएफ के पास कोई भी लास्ट नोन लोकेशन है? नहीं, फिलहाल उनका अरेस्ट अभी तक नहीं हो पाया है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। प्रयास चल रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही अरेस्ट हो पाएंगे। गुड्डू मुस्लिम भी एक अहम शख्स है जो इस पूरे गिरोह के बारे में कुछ बता सकता है। इस पर कोई फर्दर आपको कोई कामयाबी मिली है अमिताभ यश जी? गुड्डू मुस्लिम इस गिरोह का कॉन्ट्रैक्ट किलर है और ये काफी समय से ये काम करता रहा है। वर्ष 1999 में ये ये गोरखपुर पुलिस द्वारा अरेस्ट हुआ था और एनडीपीएस एक्ट में इसका चालान हुआ था। उस केस में इसे 10 वर्ष की सजा हुई थी।
अतीक अहमद ने इसकी जमानत अपने वकीलों के माध्यम से कराई और तब से ये अतीक के गैंग में शामिल हो गया। अमिताभ यश जी, तमाम गैंग के बारे में काफी कुछ अब नोन हो चुका है। जी नहीं, आप बताएं, आप अपनी बात खत्म करें। काफी कुछ अतीक गैंग के बारे में नोन है। ऐसे ये खुली किताब की तरह हो चुका है। अब इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन प्रयागराज पुलिस ने किया है वो बहुत ही उम्दा कैटेगरी की है और अब इनके बहुत सारे एसोसिएट्स जो प्रीवियसली नोन नहीं थे, जैसे स्वयं उनके ब्रदर इन लॉ अखलाक जो मेरठ में रहते थे और सरकारी डॉक्टर थे, वो इस गैंग को लगातार मदद करते थे उसकी लॉजिस्टिक्स में, उसके शूटर्स को शेल्टर देने में, और अब उस ग्रुप का खुलासा हो गया है। इस तरह बहुत से अन्य लोग भी प्रकाश में आए हैं और ये उम्मीद है कि ये गैंग पूरी तरह से क्रश हो जाएगा। अमिताभ यश जी, आज कुछ व्हाट्सएप चैट्स सामने आई हैं जिसमें धमकियों की बात नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद के पास साबरमती जेल में मोबाइल फोन आया कैसे, और क्या ये जेन्युइन व्हाट्सएप चैट्स हैं? क्या ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं? देखिए, इन व्हाट्सएप चैट्स के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे कमेंट नहीं कर सकता। और ये केस अभी हमें ध्यान रखना है कि दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो इसके बारे में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। एसटीएफ का अगला कदम? नहीं लगाया। एसटीएफ लगातार उन लोगों के अरेस्ट करने की प्रयास कर रही है जो इसमें वांछित हैं। 3 शूटर्स हैं जिन पे 5-5 लाख रुपए का इनाम है। इसमें सबसे खतरनाक गुड्डू मुस्लिम है, इसलिए उस पर फोकस होगा। और इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में शामिल अन्य लोग हैं, उस पर प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उन सबको अरेस्ट करना है। फाइनली इस केस में जो भी लोग इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे हैं या शूटिंग में शामिल रहे हैं, दे हैव टू बी ब्रॉट टू जस्टिस सो दैट नोबडी डेयर्स टू डू समथिंग लाइक दिस अगेन एंड चैलेंज द वेरी बेसिस ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। थैंक यू वेरी मच अमिताभ यश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही।